बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। जी तो स्टूडेंट, आज हम 10th की बायोलॉजी जिसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, आज हमने इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और हम देखेंगे जी एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस की। हाँ जी, इसमें सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में सिलिवरी ग्लैंड्स क्या किरदार अदा करते हैं। तो सिलिवरी ग्लैंड्स जो हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है ताकि इसको चीव करना, इसको स्वेलो करना जो है वो ईजी हो सके। इसके अलावा इसमें एंजाइम होता है सिलिवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च की डाइजेशन को स्टार्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है जी माल्टोज में। इसके अलावा ये माउथ को क्लीन और लुब्रिकेटेड रखता है। हाँ जी, लुआबी का दूध जो है ये क्या करते हैं कि लुआब खारिज करते हैं, यानी सलाइवा बनाते हैं जो कि खुराक को नम करता है, नरम करता है, जिससे इसे चबाना और निगलना आसान हो जाता है। इसमें होता है जी सिलिवरी अमाइलेज जो कि जो निशास्ते को माल्टोस में तब्दील कर देता है। इसके अलावा ये मुंह को साफ और नम रखने में भी मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है जी व्हाट इज मीन्ड बाय स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। स्वेलोइंग प्रोसेस और पेरिस्टालसिस के बारे में बताना है। स्वेलोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड मूव करती है माउथ से आगे फेरिंग्स में और फेरिंग्स के बाद जाती है जी एसोफेगस में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी स्वेलोइंग प्रोसेस का। स्वेलोइंग के बाद हम बात करते हैं जी पेरिस्टालसिस की। पेरिस्टालसिस एक वेव लाइक कंट्रैक्शंस होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स की जो फूड को पुश करती है स्टमक की तरफ और उसके बाद नेक्स्ट आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ। तो इस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस को हम नाम देते हैं जी पेरिस्टालसिस का। ठीक है, तो इसमें आपने पेरिस्टालसिस की भी डेफिनेशन लिख देनी है। तो निगलना और पेरिस्टालसिस की इस्लाहात से क्या मुराद होता है। निगलना होता है कि खुराक को मुंह से हलक में मुंतकिल करना ताकि ये आगे ग़िज़ाई नाली के ज़रिए, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं जी निगलना। और पेरिस्टालसिस ये ग़िज़ाई नाली और हाज़मे की नाली के अज़लात की लहर नुमा सुकड़ने और फैलने की हरकत को हम कहते हैं जी पेरिस्टालसिस, जो खुराक को मैदे में और आगे हाज़मे की नाली में धकेलती है। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है उसका फंक्शन बताना है। सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को अपने एक्शन को सरंजाम देने के लिए। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव पेप्सिन में। ये जितने भी फूड के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं उसको किल करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी ये हेल्प आउट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस की बात हो गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस की हमने बात की है जो कि गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है। तो इसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अफ़ाल में हमारे पास है कि पेप्सिन के अमल के लिए ये तेज़ाबी माहौल फ्राहम करता है। गैर फाल पेप्सिनोजन को फाल पेप्सिन में तब्दील करता है। खुराक में जितने भी नुकसानदा जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करता है और प्रोटीन के हज़म होने में भी मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने पेंक्रियाटिक जूस जो है उसका रोल बताना है फूड की डाइजेशन में। तो पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं जो फूड में मौजूद मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें सब अमाइलेज जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में। ठीक है, तो इन तीनों एंजाइम्स में सबसे पहला अमाइलेज हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रिप्सिन एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज है जो कि डाइजेस्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा इसमें होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइन को जो स्टमक से आता है और उसको एक अल्कलाइन मीडियम जो है प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खुराक के तीनों बुनियादी अज्जा को हज़म होने में मदद देते हैं। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को सादा
शक्कर में तब्दील करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। इसके अलावा लाइपेज जो चिकनाई को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तब्दील करता है। इसमें होता है जी सोडियम बाइकार्बोनेट जो मैदे से आने वाले तेज़ाबी मवाद को गैर मौसर बनाता है और जितने भी एंजाइम हैं उसके अमल के लिए अल्कलाइन माहौल भी फ्राहम करता है। तो आपने शॉर्ट नोट लिखना है जी विलाई की स्ट्रक्चर पे। विलाई दरअसल एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में मौजूद होती हैं। एक तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। हर विलस जो है उसमें नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का और इसमें होता है जी लैक्टियल ताकि न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सके। तो छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर होती हैं जी विलाई, ये उंगली नुमा उबार होती हैं। ये हजम शुदा खुराक के जज़ब के लिए सतही रकबे को बढ़ा देते हैं। इसमें खून की बारीक नालियाँ होती हैं और एक लैक्टियल मौजूद होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा को मौसर तरीके से जज़ब करती हैं। तो ये एक शॉर्ट सा नोट हो जाएगा विलाई की स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आपने अल्सर के काजेस और सिम्टम्स बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले काजेस की बात करते हैं। एक तो हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है जी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, या फिर स्टमक एसिड जो है उसकी एक्सेसिव सीक्रेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करें पेन किलर मेडिसिन्स का, उससे भी हो सकती हैं। स्मोकिंग से हो सकती है या फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से भी हो सकती हैं। तो इसके बाद हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। स्टमक में बर्निंग पेन होना, इनडाइजेशन फील होना या हार्ट बंद होना, नोज़िया हो सकता है या वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का कम लगना, ठीक है, या वेट लॉस भी हो सकता है। तो इसकी अल्सर की वजूहात हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, मैदे में तेज़ाब का ज़्यादा बनना हो सकता है, जितनी भी दर्दकुश अद्वियात है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी और गैर सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल भी हमारे पास जो है ये वजूहात हो सकती हैं। अलामात में मैदे में जलन या दर्द हो सकता है, बदहज़मी हो सकती है और सीने में जलन होना, मतली महसूस होना या के होना, ठीक है, भूख में कमी हो जाती है और वज़न भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस, जिसमें व्हाई डज अ पर्सन विद लिवर डिजीज़ हैव डिफ़िकल्टी डाइजेस्टिंग फैट्स। अगर किसी पर्सन को लिवर डिजीज़ है तो उसको डाइजेशन जो है उसमें डिफ़िकल्टी क्यों होती है? क्योंकि लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जो कि इमल्सिफाई करता है फ़ैट को टिनी ड्रॉपलेट्स में। तो इसकी वजह से फैट्स जो है उसको इजीली लाइपेज में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अगर लिवर ही डिजीज्ड होगा तो फिर लेस बाइल प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से फैट की डाइजेशन जो है वो भी मुश्किल होगी। तो जिगर की बीमारी में मुब्तला शख्स को चिकनाई हज़म करने में दुश्वारी क्यों होती है? क्योंकि जो जिगर है वो बाइल बनाता है जो चिकनाई को छोटे छोटे कतरों में तोड़ देता है ताकि उसको आसानी से हज़म हो सके। लेकिन अगर जिगर बीमार हो तो फिर बाइल कम बनेगा, जिसकी वजह से चिकनाई का हज़म होना भी मुश्किल हो जाएगा। Why is it important to maintain a healthy balance of bacteria in the alimentary canal? एलिमेंट्री कैनाल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हेल्दी बैलेंस मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी होता है? अब जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बैक्टीरिया को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया हेल्प करते हैं डाइजेशन में, प्रोड्यूस करते हैं वाइटामिन्स जैसे कि विटामिन के या कुछ बी विटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं कि उन बैक्टीरिया के जो एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं। तो ये ग़िज़ाई नाली में बैक्टीरिया का सेहतमंद तवाज़ुन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये विटामिन खारिज करती हैं, विटामिन के हो सकता है या कुछ में विटामिन बी भी हो सकता है, ठीक है, नुकसानदा बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकते हैं और निज़ाम हज़म को सेहतमंद रखते हैं। तो इस वजह से जो ग़िज़ाई नाली में बैक्टीरिया होते हैं
उनको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन अ डिफेक्ट इन द कार्डियक स्फिंक्टर काजेस अ बैक फ्लो ऑफ एसिडिक स्टमक कंटेंट। जो कार्डियक स्फिंक्टर है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाए तो उससे जो स्टमक में मौजूद एसिड होता है उसका बैक फ्लो कैसे हो सकता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर ये प्रिवेंट कर कि जो भी हमारे पास स्टमक कंटेंट है वो दोबारा से एसोफेगस में फ़्लो ना करे। अगर ये वीक होगा या फिर प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा तो एसिडिक स्टमक कंटेंट जो है ये दोबारा से हमारे पास बैक फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से जो है हार्टबर्न हो सकता है या फिर इरिटेशन महसूस होती है। कार्डियक स्फिंक्टर में खराबी मैदे के तेजाबी मवाद के वापस बहाव का सबब कैसे बन सकती है। अब कार्डियक स्फिंक्टर ये मैदे के तेजाबी मवाद को ग़िज़ाई नाली में वापस जाने से रोकता है। अगर ये कमज़ोर होगी, ठीक है, या सही तरीके से बंद नहीं होगी तो मैदे का तेजाबी मवाद ग़िज़ाई नाली में वापस चला जाता है, जिससे तेजाबियत, सीने में जलन और ग़िज़ाई नाली में सोजिश भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि वाई इज़ बाइल स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर बिफोर बीइंग रिलीज्ड। बाइल जो है उसको रिलीज़ करने से पहले गाल ब्लैडर में क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि इसको एक तो कंसनट्रेटेड किया जाए, इसके अलावा इसको रिक्वायर्ड अमाउंट के लिहाज से रिलीज़ किया जाता है जब फैटी फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे एक तो एफिशिएंट इमल्सिफिकेशन हो जाती है और फैट की डाइजेशन भी ईजीली होती है। तो बाइल को खारिज होने से पहले गाल ब्लैडर में क्यों ज़ख़ीरा किया जाता है, ताकि एक तो इसे गाढ़ा किया जा सके और जैसे ही चिकनाई वाली खुराक छोटी आंत में पहुंचे तो ज़रूरत के मुताबिक ही खारिज किया जाए। इससे चिकनाई की इमल्सिफिकेशन और हज़म मौसर तरीके से होता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।